सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 सेकेंड टर्म के लिए डिस्कस करेंगे और ये हिंदी मीडियम के लिए है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं करता, इसीलिए मैंने उस इंग्लिश मीडियम वाले सैंपल पेपर को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट मैंने गूगल ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जस्ट ट्रांसलेट करने से नहीं आती। तो इसको मैंने पूरे अच्छे से देखा है, कौन सी चीज़ें, कौन से शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ें देख के मैंने ये हिंदी मीडियम वाला पेपर बनाया है। तो इस पेपर में प्रश्न भी हैं और उनके उत्तर भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब उत्तर को भी मैंने ऐसा नहीं है कि सीधे ट्रांसलेट कर दिया। जैसा कि इंग्लिश मीडियम में जो प्रश्नों के उत्तर सीबीएसई ने दिए हैं वो एनसीईआरटी बुक से दिए हैं, इसी तरीके से मैंने भी हिंदी मीडियम की किताब से प्रश्नों के उत्तर लिए हैं ताकि बिल्कुल सही सही उत्तर आपको मिल सके। और इसको बनाने में मेरा काफ़ी टाइम भी लगा है और मेहनत भी लगी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप अभी कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 40 अंक का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। कुछ सामान्य निर्देश हम देख लेते हैं। पहली बात यह कि ये जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में विभाजित किया गया है, का, खा, गा, घा, अड़ा, और कुल प्रश्नों की संख्या 13 है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, सभी आपको करना है। खंड का की बात कर लें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए हैं अति लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न है। ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। इसी तरह खंड खा की बात करें तो 6 से 8 यानी 6, 7, 8 ये लघु उत्तरी प्रकार के हैं। हर क्वेश्चन 3 अंक का है। इसे 80 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। खंड गा की बात कर लें तो 9 से 10 यानी प्रश्न संख्या 9 और 10 ये दीर्घ उत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न ये 5 अंक के हैं और इसे लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना है। खंड घा की बात कर लें तो इसमें प्रश्न संख्या 11 और 12 है जो कि केस स्टडी आधारित प्रश्न है। यानी एक केस स्टडी दी होगी, कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसको पढ़ के समझ के और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जो कि नीचे दिए होंगे उसके उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता देता हूँ, प्रत्येक जो प्रश्न होंगे यहाँ पर 4 अंक के होंगे। खंड ड़ा की बात कर लेते हैं तो यहाँ प्रश्न संख्या जो आपका 13 है मानचित्र आधारित है, मैप वाला प्रश्न है और ये 3 अंक का होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो मानचित्र है वो इतिहास से और भूगोल से आएंगे। तो इतिहास से जो आएगा वो 1 अंक का होगा 13A और भूगोल 13B जो है वो 2 अंक का होगा। तो ये तो हमारे सामान्य निर्देश हो गए। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम खंड का देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है, असहयोग आंदोलन भारत के शहरों में कैसे उभरा या कैसे शुरू हुआ, ये आपको बताना है। तो पहली बात यह कि इस आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग यानी मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, तो उनकी हिस्सेदारी के साथ हुई। क्या किया गया था इसके अंदर? हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, खास तौर से जो सरकारी स्कूल कॉलेज थे उन्हें छोड़ दिया। हेडमास्टर और जो शिक्षक थे पढ़ाने वाले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर भी वही बात है कि जो सरकारी स्कूल थे उनके हेडमास्टर और उनके शिक्षक की बात हो रही है। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में पार्षदी चुनाव का बहिष्कार किया गया। पहले हमारा भारत कई प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग हिस्सों पर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो हर जो प्रांत होता था वहाँ पर एक चुनाव होता था। जैसे अभी हमारा राज्य का चुनाव होता है ना, उसी तरीके से वहाँ प्रांतों के चुनाव हुआ करते थे जिसे हम परिषद का चुनाव कहते हैं। तो मद्रास में तो चुनाव हुआ, बाकी जगह लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि इस चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया कि विदेश के जो बने हुए सामान है, खास तौर से जो कपड़े वगैरह है, उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का घेराव कर लेना और प्रदर्शन वगैरह करना। तो उसी तरीके से जो शराब की दुकानें थी उसको चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन वगैरह किया गया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी बहुत बड़ी आग जलाई गई। उसके अंदर जो विदेशी कपड़े थे, क्योंकि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था, तो कपड़ों को इन्होंने क्या कर दिया, जला दिया। तो खंड का में जितने भी प्रश्न हैं जैसा कि मैंने बता दिया आपको 2 अंक के हैं, तो इसलिए आपको कोई से 2 ही पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं, सारे ही नहीं लिखने, कोई 2 लिख देना, चाहे ये और ये लिख देना, कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। जितने अंक हैं उतने ही आपको पॉइंट लिखने हैं, ये बात आप ध्यान रखना, यानी कम से कम उतना तो लिखना ही है।
दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एकता को बढ़ावा देता है, उसे आगे लेके चलता है, हमारे राष्ट्र की जो एकता है, तथा स्थानीय हस्तकला यानी हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं और जो सांस्कृतिक उद्यम है उनको प्रश्रय देता है। दूसरा है, बहुत से व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीके से इस पर्यटन वाले उद्योग में लगे हुए हैं। जैसे जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको जो जगह के बारे में बताते हैं, वो हो गए। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो टूरिज्म कराती हैं, पर्यटन कराती हैं कि आपको कहीं जाना है तो उनके पास पूरा एक पैकेज होता है कि 5 दिन इस जगह आपको घुमाएंगे। तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीके से लगी हैं, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं इस उद्योग में उनको फ़ायदा होता है, उनका एक तरह से व्यापार चलता है इससे। अब विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन यानी जो हमारी विरासत है, जैसे ताजमहल देखने आ गए, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, इन सब चीज़ों को जो विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं उसको देखने के लिए आ सकते हैं। पारी पर्यटन जिसे इंग्लिश में हम इको टूरिज्म कहते हैं, यानी कोई भी प्राकृतिक जगह पर घूमने जाना, जैसे जंगल हो गया, पहाड़ वगैरह हो गया, नदियों को देखना, तो ये किस में आता है, पारी पर्यटन के अंदर आता है। रोमांचकारी पर्यटन जैसे पहाड़ पे चढ़ाई वगैरह करना, और स्काई डाइविंग होता है कि जहाज़ वगैरह से जाके ऊपर से कूदते हैं ना पैराशूट से, तो वो सब क्या आता है, रोमांचकारी पर्यटन में आता है। तो इस काम के लिए भी भारत में लोग आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन यानी यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए। चिकित्सा पर्यटन, को बीमारी है उसका इलाज कराने के लिए। व्यापारिक पर्यटन यानी किसी व्यापार के लिए। तो इन बहुत सारे कामों के लिए विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। तो जब आएंगे यहाँ पर चीज़ों को खरीदेंगे और पैसा देंगे तो एक तरह से व्यापार चलेगा। तीसरा प्रश्न, एक दलीय शासन व्यवस्था और 2 दलीय शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हो कि ऐसे आपने कॉलम बना लिया और यहाँ पर एक दलीय लिख लिया शासन व्यवस्था और एक 2 दलीय शासन व्यवस्था, इसके नीचे एक दलीय वाला, इसके नीचे 2 दलीय वाला, तो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था के बारे में। जिन देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, यानी एक ही दल होता है जो सरकार बना सकता है और वही चला सकता है, उसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण आपको लिख देना है, जैसे चीन हो गया, इसमें क्या है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी है जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसी को शासन करने की अनुमति है। अब देखो, चीन में और भी बहुत से पार्टियां हैं और भी बहुत से दल हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते। कुछ सीटें वो जीत के जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। अब बात कर लेते हैं 2 दलीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है, यानी 2 ही दल रहते हैं, कभी ये सरकार बनाते हैं कभी वो। सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं, यानी हो सकता है वहां और ज़्यादा दल हो और ज़्यादा पार्टियां हो, लेकिन मुकाबला मेन 2 ही में होता है। उदाहरण आप लिख सकते हो, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में क्या है, देखो अभी जो आपके राष्ट्रपति है जो बाइडेन अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और इससे पहले कौन था, जो बाइडेन, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो कभी डेमोक्रेटिक का बनता है, कभी रिपब्लिकन का बनता है। तो यही 2 मेन पार्टी हैं जिनके बीच में सरकार बनती रहती, कभी इनकी कभी उनकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बताएं। इसका उत्तर है, पहला पॉइंट इसमें, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट जारी करने का काम किसका है, यही रिजर्व बैंक का है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, यानी जो आपका ऋण है, जो आपका लोन है, उसके कई तरीके होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक वाला जो तरीका होता है, औपचारिक वाले जो स्रोत होते हैं, जैसा कि आपका बैंक हो गया, उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात करें तो ये जो आपका आरबीआई होता है, ये नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं। नगद शेष का मतलब क्या है, जैसे आप बैंक में क्या करते हो, पैसा जमा करते हो, मान लो सब ने मिलाकर 100 रुपये जमा किया। अब बैंक क्या कहता है, ऋण भी देता है, लोन भी देता है। मान लो बैंक ने लोन दे दिया 80 रुपये, तो 20 रुपये अभी भी इसके पास रहेगा। तो कुछ पैसा ही अपने पास रखता है। क्यों रखता है कि भाई बैंक में आप सिर्फ पैसा ही जमा नहीं करते, पैसा निकालते भी हो, तो कुछ पैसा रहेगा तो जो जिसको ज़रूरत है वो निकाल सकेगा। तो 15%, ये आपको वैल्यू नहीं याद रखनी, 15% बैंक के लिए ज़रूरी होता है कि 15% पैसा जो जमा किया गया है वो बैंक के पास होना चाहिए। तो आरबीआई इस पर नज़र रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा लोन दे दिया गया, 15 के बजाय 10% ही सिर्फ नगद शेष है, तो उसके खिलाफ, उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा ये आरबीआई।
आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, सिर्फ अमीरों को, जो आपके व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, सिर्फ उन्हीं को तो नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ इनको ही नहीं देना है, बल्कि जो छोटे किसान हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, छोटे कर्जदार हैं, इनको भी ऋण देना चाहिए। तो इनको दे रहा है कि नहीं, सभी को जिनको जरूरत है सबको मिल रहा है कि नहीं, ये आरबीआई देखता है। अब यहां पर भी कोई आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि 2 अंक का है ये। अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं, इस खंड का आखिरी। नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर तालिका में क्या दिया हुआ है। और ये आपकी जो तालिका बनी हुई है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। आपकी पुरानी बुक है तो वहाँ पर कुछ और ही वैल्यू लिखी होगी, कुछ और ही डाटा होगा, इसलिए आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से नई वाली बुक डाउनलोड कर लोगे, वहाँ ये आपको मिल जाएगा। तो सैम्पल पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है वो नई वाली किताब से ही पूछा गया है। तो इसमें पहला वाला पार्ट हम देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि 2015-16 और 19-20 के आंकड़ों की तुलना करें तो 19-20 में स्टील की उत्पादन में कमी का कोई एक कारण बताइए। तो आप देख सकते हो इस्पात के उत्पादन या स्टील जिसे हम कहते हैं उसके उत्पादन में कमी आई। 2015-16 में लगभग 106 था, मिलियन टन में यहाँ बात हो रही है। 19-20 में 102 हो गया, 106 से सीधे 102 हो गया, तो कमी आई है, उसका कारण आपको बताना है। तो आपकी बुक में इसके कारण लिखे हुए हैं। पहले कारण की बात कर लेते हैं तो उच्च लागत तथा कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धि। लागत ज़्यादा हो गई है। अब कोई चीज़ की लागत ज़्यादा होगी तो वो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे, जब कम खरीदेंगे तो आपको बनाना कम पड़ेगा, यानी उत्पादन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसको बनाने में जो कोयला इस्तेमाल होता है जिसे हम कोकिंग कोयला कहते हैं, उसकी उपलब्धि सीमित हो गई, वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण ये है कम श्रमिक उत्पादकता, यानी जो श्रमिक हैं आपके, जो मजदूर हैं, वो कम काम कर रहे हैं। कम काम करेंगे तो सीधी सी बात है उत्पादन भी कम ही होगा। यहाँ पर ये ऊर्जा लिखा हुआ है, ठीक है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, यानी जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही, कभी मिल रही कभी नहीं, जैसे बिजली आ रही है जा रही है, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। और आखिरी कारण है अविकसित अवसंरचना। तो यहाँ आपको कोई एक ही कारण लिखना है, क्योंकि ये जो पहला वाला है इसका 1 अंक का है, तो एक ही कोई लिखना है, चाहिए पहला लिख दो, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी एक लिख देना है। अब इसमें दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं 5.2 वाला। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को एक देश के विकास का पैमाना क्यों माना जाता है। सीधी सी बात है, जो आपका इस्पात हो गया, स्टील जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है, तो जितना ज़्यादा स्टील का उत्पादन होगा, इस्पात का उत्पादन होगा, उतना ही ज़्यादा और जगहों पर इस्तेमाल होगा, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारा देश बना पाएगा और देश का विकास हो पाएगा। तो इसीलिए इसे देश के विकास का पैमाना कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ उसे हम समझ लेते हैं। इस्पात उत्पादकों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर स्टील का इस्तेमाल होता है, इस्पात का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर इस्पात क्या है, कच्चे माल की तरह से इस्तेमाल होगा। दूसरा है विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, जो इंजीनियरिंग के सामान हो गए, निर्माण सामग्री हो गया, रक्षा चिकित्सा हो गया, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होगा, स्टील का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों में विकास होगा और इसी तरह से पूरा देश हमारा विकसित हो पाएगा। तो यहाँ आकर हमारा खंड का पूरा होता है, और अभी मैंने सिर्फ खंड का की ही PDF बनाई है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इस पर व्यूज़ अच्छे मिले, तो मैं आगे की भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो, कितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो। अब ये जो आपका प्रश्न पत्र है इसकी मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, लेकिन PDF उसे मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है किसने सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्राइब जो किया होगा वो मुझे कमेंट में बताएगा कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया। अब बस बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कि सब्सक्राइब्ड और डॉट लगा के आगे लिख सकते हो PDF। तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आपको PDF चाहिए, तो PDF आपको मिल जाएगी। एक बार अच्छे खासे व्यूज़ अगर इस पर आ गए तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जहाँ भी आपके जानने वाले जो भी है हिंदी मीडियम के, उन्हें शेयर ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी और वीडियोस बना सकूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।